अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद का मौसम की बात की जाए, दर्जा रात दिन ब दिन बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ धुंधें जाती जाती फिर से वापस आ गई हैं और गुज़श्ता 2 दिनों से धुंध का राज रहता है शहर फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में, और रूरल एरिया भी में भी और अर्बन में भी, दोनों में जो है वो धुंध के असरात काफ़ी दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी गुज़श्ता रात मोटरवे जो है वो खुली रही और धुंध ज़्यादा होने की वजह से शहर के अंदर जो है वो शहरी काफ़ी हद तक सफ़र करने से महदूद नज़र आए। इसके अलावा दर्जा रात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा रात जो है वो 29 डिग्री, जबकि कम से कम 14 डिग्री रहने के चांसेस है। हवा में नमी का तनासब 57%, और इसी के साथ साथ आइंदा 24 घंटों में बारिश होने के इम्कानात मौजूद नहीं है। मौसम जो है वो सर्द और खुश्क रहेगा। आगे बढ़ते हैं जनाब, जैसा कि रोजाना की बुनियाद पे हम कोई ना कोई आपसे सवाल पूछते हैं और उस सवाल के जो शख्स उसका जवाब देता है बायोमला की तरफ से उसे गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है। तो आज के वो लोग जो कि बायो आमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जीतना चाहते हैं, मुतवज्जा हों। आज का सवाल करने जा रहा हूं, जनाब, शहर फैसलाबाद का नाम किस शख्सियत के नाम पे रखा गया? मैं फिर से सवाल को रिपीट कर रहा हूं कि शहर फैसलाबाद का नाम किस शख्सियत के नाम पे रखा गया। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपना मोबाइल उठाएं, टेक्स्ट टाइप करें, उस नंबर पे व्हाट्सएप करें या फिर टेक्स्ट करें जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा मैसेज करने वाले खुश नसीबों को बायोमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। यही नहीं, रोजाना की बुनियाद पे हम आपको यह भी कहते हैं कि जनाब अपने अंदर का आर्टिस्ट जगाएं और उसे बाहर लाएं, वीडियो बनाएं। कोई भी टैलेंट आपके अंदर मौजूद है तो हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पर जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हम आपका टैलेंट स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे और बर्थडे सेलिब्रेशंस में भी आपकी खुशियों के अंदर भी हम शामिल होंगे। तो आज जनाब एक बहुत प्यारी सी बच्ची है, जोहा बतूल, उसकी बर्थडे है और जोहा आपको बहुत बहुत बर्थडे मुबारक हो। उनकी वीडियो भी है, आइए आपको दिखाते हैं। जोहा 5 साल की हो गई है। जोहा, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो और हम दुआ करते हैं कि आप अपने वालिदैन के लिए फख्र का मुकाम बने और रोशन मुस्तकबिल की जो है वो जामन बने। आगे आने वाले दिन आपके लिए बेहतर हों। और आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारे साथ एक और भी शहरी हैं जिन्होंने अपनी वीडियो शेयर की है। अबीर शहजाद हमारे साथ मौजूद होंगी, उनकी भी आज सालगिरह है, उन्होंने भी वीडियो भेजी है, आइए आपको दिखाते हैं। आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो और हम दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर अल्लाह ताला आपकी जिंदगी के अंदर ढेरों खुशियां लेके आए। तो जनाब ये तो थी वीडियोस की सेलिब्रेशंस, अब हमें एक टैलेंट भी की वीडियो भी मौसूल हुई है। हमारे साथ फैसल नवाज दुरानी मौजूद होंगे, बहुत जबरदस्त स्केचिंग करते हैं, आइए आपको उनकी वीडियो दिखाते हैं। जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से राइट अप कर रहे हैं और कुरान पाक के अलकबात और कुरान पाक के अल्फाज जो हैं बड़े खूबसूरत अंदाज में ये लिखते हैं और ख़त्ताती करते हैं। आप उनकी वीडियो स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं और बड़े ज़बरदस्त फ़न पारे इनकी तरफ से तैयार किए गए हैं। और ये जो आर्ट है वो कलम के साथ लिखने की, इसके लिए भी काफ़ी हुनर चाहिए और काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए। ये काफ़ी प्रैक्टिस की है इन्होंने, उसके बाद इनका कहना था कि ये हुनर इनके हाथ में आया। एक लंबी मेहनत जो है दरकार थी इस चीज़ पे अबूर हासिल करने के लिए। और यही नहीं, ये तो एक वीडियो है, बल्कि इनकी तरफ से कई वीडियोस बनाई गई हैं और सोशल मीडिया के ऊपर उनको अपलोड किया गया है। काफ़ी वायरल भी वो वीडियोस हुई हैं। और इससे हटके अगर हम शहर की सियासत के हवाले से बात करें तो नाज़रीन, सियासत के अंदर भी काफ़ी मुतहरक नज़र आ रहे हैं आज। खास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं, पाकिस्तान नून के जो खास तौर पे उनके MP MNA साहबान हैं या टिकट होल्डर्स थे या इसके अलावा मेंबरान हैं उनके, वो काफ़ी PDM को लेकर मुतहरक नज़र आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि मरीम नवाज की तरफ से पहली रैली फैसलाबाद में निकाली जाएगी। तो सियासत के ऊपर, हमारे शहर की जो सियासत का दर्जा रात आने वाले दिनों के अंदर बढ़ने जा रहा है, उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ मौजूद होंगे मियाँ अरफान मनान, मारूफ सियासी शख्सियत हैं हमारे शहर फैसलाबाद की और साबिक वाइस चेयरमैन वासा भी रहे। तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे फेमस रिपोर्टर अब्दुल रहमान मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले मैं अरफान मनान की तरफ जाऊंगा और उनसे गुफ्तगू करूंगा। अरफान, क्या कहेंगे, क्या रैली होने जा रही है, किस तरह से मरीम नवाज यहाँ पे रैली को लेकर निकलेंगी और फिर लॉन्ग मार्च का भी कहा जा रहा है, क्या प्लान किया गया है, कब होगी ये रैली? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आपने
अभी इंट्रो में कहा कि दर्जा हरारत जो है वो पीडीएम बढ़ाने जा रही है। ये दर्जा हरारत पीडीएम तो बढ़ा ही रही है, मगर ये दर्जा हरारत बढ़ाने में खान साहब की और पीटीआई की जो नलायकियां हैं ना, वो कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। आपने पता करना है कि दर्जा हरारत क्या है, तो आप आए मेरे साथ, आपको वजीराबाद और आपको डस्का के बाई इलेक्शन पे लेके चलता हूं और आपके कैमरे की आंख दिखाएगी कि लोगों के क्या हालात हैं। जिन लोगों के घरों के चूल्हे बुझ गए हैं, जो महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं, वो पर्ची का इंतजार कर रहे हैं। वैसे आप भी गए थे वजीराबाद? जी, मैं और तलाल चौधरी साहब वहां गए थे। मियां अब्दुल मन्नान साहब पिछले 10 दिन से वहां पर मौजूद हैं। क्या ऑब्जर्व किया? क्योंकि मियां मन्नान साहब का वो आबाई गांव है तलवाड़ा, अच्छा, जहां उनकी पैदाइश हुई थी, और जाए पैदाइश के ऊपर वहां पर हमारा खानदान बैठा है और बड़ी बरादरी बैठी है। तो आपको पता है कि देहातों के अंदर अभी भी हम अपनी बरादरियों से बाहर नहीं निकल सक रहे। तो उस हवाले से वहां पर प्रोपेगेंडा इन्हीं की तरफ से किया गया था कि बरादरी का बंदा है, जो पीटीआई का जो मेंबर है, हमारी वो जो तलत चीमा साहब हैं, उनके शौहर जो हैं, वो 2018 के इलेक्शन में उन्होंने 56,000 वोट लिया था और मद्दे मुकाबिल जो पीटीआई का उम्मीदवार था उसने 27,000 वोट लिया था। आप अभी गूगल करके चेक कर सकते हैं इस फिगर को। और वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और पार्टी ने टिकट उनकी जो है मिसिस को दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला लोग देखेंगे कि ये जो फर्क है ये बरकरार रहेगा, बल्कि बढ़ेगा। और वहां पर लोगों में बड़ा चार्ज किस्म का वर्कर है वहां पर मुस्लिम लीग नून का। इनके तमाम मनफी हुकूमती हथकंडों के बावजूद इंशाअल्लाह ताला पीएमएलएन वहां से क्लीन स्वीप करेगी दोनों सीटों से, डस्के वाली पे और सूबाई असेंबली के। कभी उनकी गाड़ियां रोक के कि जी असले के नाम पर, कभी आपके वर्कर जो हैं जी वो जो है डेक लगा रहे हैं और इनके असला नजर नहीं आ रहा, इनके मुजरा नजर नहीं आ रहे। हमारे अगर एमएनए एमपीए जाते हैं तो उनको रोज नोटिस इलेक्शन कमीशन की तरफ से सर्व किए जाते हैं। ये दोहरा म्यार अब इस मुल्क में नहीं चल सकता। प्रोटोकॉल तो वैसे अब भी गवर्नमेंट का कोई वजीर आता है तो भरपूर प्रोटोकॉल जी, मैं वहां पर वो जो है महमूद रशीद साहब, वो पिछले 20 दिन से बैठे हैं वहां पर। पूरा उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को आगे लगाया हुआ है और डेवलपमेंट की स्कीमें जो हैं उनको लॉन्च किया। जो इनके हथकंडे हैं, इनके बावजूद मैंने जो गुजारिश की कि वो बंदा जिसका घर का चूल्हा डिस्टर्ब हुआ है, जो महंगाई की चक्की में पिस गया है, जो लाकानूनियत की वजह से इस पाकिस्तान में जो 3 साल पहले वाला पाकिस्तान था वो उसमें वाज़े फर्क महसूस कर रहा है, वो वोट इंशाअल्लाह ताला इनको कभी नहीं देगा। चलें जी, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि अवाम किसको जो है वो वोट दे के इस ताकत से जो है वो फराहम करता है ये ताकत। तो हमारे साथ अब्दुल रहमान भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल रहमान, आप क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल को अगर देखा जाए? फैसलाबाद के अंदर अवाम उकताई तो है क्योंकि 2.5 साल से ज्यादा का अरसा होने वाला है, लेकिन कोई अभी तक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हुआ, कोई गलियों मोहल्लों के काम नहीं हुए। वासा की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो सूरत हाल काफी पुअर है और वासा की तरफ से कोई भी काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके ऊपर मैं अरफान मनान से जरूर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप गली मोहल्लों में जाके, यूसीस के अंदर जाके चेयरमैन और उनकी साथ जो अवाम है जिन्होंने उनको मुंतखब किया था उनके मसाइल सुनते हैं। यूसीस के अंदर बहुत सारे मसाइल वासा के जन्म ले रहे हैं। सीवरेज सिस्टम नाकाम हो चुका है और सोलंग जिन गलियों में लगा था, जिन गलियों में सड़कें बनी थी, वो अब पानी में तैरती हुई नजर आती हैं। दरिया और नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं बहुत सारी गलियां मोहल्ले। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? वासा को मुतहरक होना चाहिए? थैंक यू हनान। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की ग्रिप इतनी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स पर मौजूद नहीं है, लेकिन इसमें अगर सबसे जो बुरी कारकर्दगी है तो वो महकमा वासा की चाह रही है। तकरीबन सिस्टम जो कोलैप्स कर चुका है। देखिए, यहाँ पर वासा की वजह से ही जो मियाँ फ़रख हबीब है या उनके जो हल्के है या बाकी जो हल्के हैं, उनके हल्के में तो इतना ज़्यादा काम ख़राब हुआ कि लोगों ने वहां पर उनके जनाजे निकालना शुरू कर दिए। यहाँ तक सूरत हाल जा पहुंची थी। या फिर जो जहां पर सीवरेज का मसला था वहां पर एमएनए की तस्वीरें लगा दी। बिल्कुल, एमएनए की तस्वीर तो लगा दी थी। इसके ऊपर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। अब्दुल रहमान, माज़रत चाहूंगा आपकी बात दरमियान में काटी। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल रहमान, मैं चाहूंगा वहीं से बात को कंटिन्यू किया जाए कि आप सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे कि गली मोहल्लों की सीवरेज के हवाले से क्या मसाइल है जो कि दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं।
नाम देखें, पीएमएलएन की मैं ये तो नहीं कहूँगा कोई बड़ी आइडियल हुकूमत थी, लेकिन यहाँ पर मियां इरफान मनान साहब भी बैठे हुए हैं। लेकिन ये होता था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें कोई भी अगर मैन होल की तस्वीर जाती थी कि यहाँ पर ढक्कन नहीं है, तो वो फौरी तौर पर 24 घंटे से पहले लग जाता था और वहाँ पर एक तस्वीर भेज दी जाती थी कि ये मसला हल हो चुका है। अभी जो सूरत हाल बनी हुई है, हम सड़कों पर देखते हैं, मेन रोड्स जो जहाँ पे रोज़ाना हज़ारों गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ पर अगर गायब हो गया तो वो कोई इलाका मौज़ीन उठ के लगा दे, कोई साबिक चेयरमैन लगा दे तो लगा दे। महकमा वासा के पास कोई फंड्स मौजूद नहीं है। इनकी वजह से एमएनएज एमपीएस की जितनी ज़्यादा सुबकी हो रही है, वो किसी और वजह से नहीं हो रही। देखिए, महंगाई या दूसरे तीसरे मसले तो ये नेशनल लेवल के मसले हैं, लेकिन जो लोकली यहाँ पर फैसलाबाद का महकमा वासा है, उसकी वजह से जो लोग हैं उनका जीना दोबारा हो चुका है। कई बार मैंने जनाजे देखे हैं, वो सीवरेज के पानी से निकाल रहे हैं और उसकी तस्वीरें बन रही हैं, चार रही हैं। और सबसे बड़ा यहाँ पर मसला ये है कि कोई किसी भी चीज़ का नोटिस नहीं लिया जा रहा कि ये मसला हो गया तो उसके पर जो यहाँ पर ये हो गया, हिल गई है हुकूमत, जो वज़ीर आला शहबाज शरीफ होते थे उन्होंने एक्शन ले लिया। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता बदकिस्मती से। इतना कुछ हो गया, लेकिन वज़ीर आला को तो परवाह ही नहीं होती कि क्या हो रहा है। शायद उन्हें ये भी ना पता हो फैसलाबाद में कितने एमपीए कितने एमएनएज हैं। ये मैं हकीकत पे मबनी कह रहा हूँ, क्योंकि जो उन्हें पावर्स दी गई हैं उसमें फैसलाबाद शामिल नहीं है कम अज़ कम ना। ये कोई और डील कर रहा है, ये फैसलाबाद डिवीज़न का इलाका। तो जो फैसलाबाद के एमपी एमएनएज हैं उनका आपस में कोई इत्तेहाद नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। और ये आप कह सकते हैं कि इसको ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में चलाया जा रहा है शहर को, कि ब्यूरोक्रेसी को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई परवाह नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया किसी के जो खौफ में नहीं है, किसी का उन्हें डर नहीं है, बल्कि किसी को मुतमिन करने के लिए भी उन्हें कोई ख़ास एफर्ट नहीं करना पड़ती। इनके हाथ में कुछ नहीं है। ओएसडी बने हुए हैं जो एमपी एमएनएज है ना, जो अभी मिनिस्टर्स भी बन के आए हैं, तो उनका कोई भी ऐसा कोई इकदाम नज़र नहीं आता। आप तो प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं ना, जो बड़े बड़े अंडरपासेज या फ्लाई ओवर्स या जो भी बने थे, हस्पताल बने, कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, ये सारा कुछ तो देखें बड़ी एफर्ट से बनता है, सालों से बनता है। लेकिन जो कुछ बना हुआ है वो कायम रखना बड़ी बात है। ये जो सड़कों पे पैच वर्क होने वाला है, ये छोटे छोटे काम होते हैं। स्ट्रीट लाइट्स का कहीं कोई ढक्कन उठ गया, चोरी हो गया तो वो लगा देना, सीवरेज का मसला है, ये क्या मसले होते हैं? छोटे छोटे मसले होते हैं जिनका आपने रोज़मर्रा की बुनियादों पर हल निकालना होता है। देखिए, आप 4 दिन सीवरेज का मसला नहीं हल करते, वो रोड खराब हो जाएगी। 4 दिन तो ये तो 2.5 साल हो गए, मसले नहीं हल हो रहे। ये पूरे फैसलाबाद की सराउंडिंग देखिए, फैसलाबाद को अब 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। एक यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर साहब या कमिश्नर ऑफिस बैठते हैं, एक जो आम आबादी हैं, आम आबादियों में कोई नहीं जा रहा। वो जाते भी उसी में है और किसी में नहीं जाते। बिल्कुल, वहां पे कोई नहीं जा रहा, आम आबादियों में कोई मसला नहीं हल हो रहा। ये आप सिद्धूपुरा निकल जाएं, गुलाम मोहम्मदाबाद निकल जाएं, वारसपुरा निकल जाएं, मदीना टाउन का पोश इलाका। ये इंक्रोचमेंट वाला भी मसला इनको काफी अच्छा मिला है कि बाकी तमाम मसलों से नजरें हटी हुई हैं उसकी वजह से। एग्जैक्टली, देखें ये मतलब आए दिन जो रोड्स गिरा रहे हैं, ये डीसी उधर, कमिश्नर उधर, आरपीओ सारे ऐसे वो काम कर रहे होते हैं। और मजे की बात बताऊं कि ये उनकी जो जुरिस्डिक्शन है उसमें आ ही नहीं रहा होता कि ये तमाम काम। अच्छा, कमिश्नर साहब का भी स्पार्क कोई कारपोरेशन की तरफ नजर नहीं आ रहा। कारपोरेशन के तो अभी रूहे रवां तो वही है ना, पर मेयर की जगह पे वही बैठे हैं। तो कारपोरेशन के हवाले से क्या वर्किंग नजर आती है? आप कारपोरेशन की अब्दुर्रहमान बीट करते हैं, कमिश्नर फैसलाबाद कितने मुतहरक नजर आते हैं वहां? देखिए, नान कारपोरेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो तजावज़ात का मसला है वो कारपोरेशन डील करती है। स्ट्रीट लाइट्स पूरे फैसलाबाद में कहीं नहीं लगी हुई, 8 बाज़ारों में आप तजावज़ात देख सकते हैं। इसके अलावा जो पैच वर्क्स है वो पूरे फैसलाबाद में देखा जा सकता है। कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नहीं चल रहा, तो ये तमाम वो कोई ट्रैफिक सिग्नल्स इवन नहीं चल रहा, जो कि बहुत सस्ते में लग जाते हैं। तो ये कारपोरेशन तो तमाम काम करने में बुरी तरह से नाकाम हुई है। और जब से उनका वकला के साथ जनवरी में जो मामला बना था, 2 महीने हो गए, वह तमाम कोई अफसरान गायब हैं, कोई मुलाजिम उधर मुंह नहीं करता वकीलों के डर से। ये मसले जो है इनके लिंगर ऊन चल रहे हैं। डेवलपमेंट की जानब तो इनकी कोई निगाह नहीं है। कई बार टेंडरिंग होती है, मनसूख हो जाती है, कोई ठेकेदार टेंडरिंग में हिस्सा नहीं लेता, कई मनसूबे ऐसे ही चले जाते हैं। और फिर ये मज़े की बात बताऊं कि ये लोकल बॉडीज़ का फंड्स है और ये एमपी एमएनएज की मुशावरत से लगाया जा रहा है। एमपीए को दिया जा रहा है 60% और एमएनए को दिया जा रहा है 40%। उस हिसाब से जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का फंड्स है वो लगाया जा रहा है, जो कि ज़रूरी होता है कि जो लोकल बॉडीज़ है वो खुद से आके लगाए। और सबसे ज़्यादा इमरान खान की जानब से लोकल बॉडीज़ की हिमायत की जा रही थी और वो 2.5 साल से घरों में बैठे हुए। बिल्कुल, निज़ाम नहीं आ रहा। ठीक कह रहे हैं, इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं
एक वीडियो जो है वो शेयर करना चाह रहा हूं जो कि इंटरनेट के ऊपर काफी वायरल हो रही है। एक लड़की थी जो कि इंटरनेशनली अगर देखा जाए टिकटॉक के ऊपर सेंसेशन बन चुकी थी। इंडिया के लोग हों, पाकिस्तान के हों या फिर पाकिस्तानी जहां जहां पे भी मौजूद हो उनकी तरफ से इस वीडियो को काफी वायरल किया गया, जिसमें उन्होंने लड़की जो है वो बता रही थी ये मैं हूं, ये हमारी गाड़ी है और ये हमारी पार्टी हो रही है। उसके ऊपर हसन जो हैं हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर, मैच जीतने के बाद ट्रॉफी जब ले रहे थे तो अपनी टीम के साथ उन्होंने एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो क्या है आइए आपको दिखाते हैं। ये मैं हूं, ये मेरी टीम है और हम सीरीज जीत के हम पार्टी कर रहे हैं। ये मैं हूं, ये मेरी टीम है और हम सीरीज जीत के हम पार्टी कर रहे हैं। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने ऐसी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाली और सोशल मीडिया पे वो काफी वायरल हो रही हैं। अब वायरल होने की जब बात आती है तो पीटीआई के भी बहुत सारे काम है, हमारे वासा के भी बहुत सारे काम है जिससे अवाम के अंदर वो वायरल हो रहे हैं और पॉपुलर हो रहे हैं। अरफान मनान हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब की 2018 के इलेक्शन से पहले की अगर वीडियोज निकाल ली जाए ना, उनको जब आज की वीडियोस के साथ कंपेयर किया जाता है, लोग बड़े चातर बैठे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो होते हैं और बड़ा मजाक बनाते हैं इस चीज का। उन दोनों को कंबाइन करके लगा दिया जाता है कि ये पहले का पाकिस्तान है और ये नया पाकिस्तान है। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये जो अभी आपने जो वीडियो दिखाई है ना, जो जिसने सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बर्पा किया हुआ है, वो जो खान साहब की वीडियोज हैं वो इससे ज्यादा वायरल है। क्योंकि खान साहब ने अल्लाह के फजलो करम से कोई ऐसा काम नहीं किया जो उन्होंने 2018 से पहले कहा था या कंटेनर पे चढ़ के कहा था। बिल जला दिए थे और उन्होंने कहा था सिविल नाफरमानी की तहरीक करो, बिल ना दो, पैसे मत भेजो, IMF को कह दिया कि जी इनको पैसे मत दो। देखें ये जो बातें हैं ना, लीडर जो होता है वो बड़ा एक जो है एग्जाम्पलरी किस्म की चीज होती है, जो फॉलोइंग जो है उसको अट्रैक्ट कर रही होती है, वो इंस्पिरेशन होता है सबके लिए। आज जितनी यूथ बददिल हुई है खान साहब के इन तमाम जो बड़े बड़े इनके टॉल क्लेम्स थे कि मैं यूथ को लेके आऊंगा, अब 72 साल का बंदा जो है वो यूथ को नुमाइंदगी कर रहा है और हमारे ऊपर तनकीद किए जा रहे हैं। चोर डाकू की गर्दान लगाते लगाते जितनी दिहाड़ियां इन्होंने लगाई हैं, जितने स्कैंडल इनके बने हुए हैं, आप ये अगर नैब गैर जानबदार होती तो ये वाहद हुकूमत होती जिसके वुज़रा और वजीर आजम जो है वो हुकूमत के दौरान गिरफ्तार होते। मगर बदकिस्मती से नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पॉलिटिकल विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अपने सियासी नाकदीन को और मुखालफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। खप डाली जा रहे हैं चोर डाकू की, दिहाड़ियां खुद लगाई जा रहे हैं। कौन कौन सी दिहाड़ी लगी है वैसे आपका जो शुगर का स्कैंडल है उसके अंदर जो है वो FIA को भेजा गया, उसमें रिपोर्ट आ गई है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है कि उसमें दिहाड़ी किसने लगाई है। इनका वजीर जो है वो अद्वियात की दिहाड़ी लगा के चला गया, पेट्रोल की और डीजल की दिहाड़ियां किसने लगाई हैं। आप देखिएगा ये जो हॉट मनी है, ये जुल्फी बुखारी और जितनी ATM है खान साहब की, ये सब बेनिफिशरी हैं और इनकी जो दिहाड़ियों की इन्होंने तो भाग जाना है, इनका तो पाकिस्तान से ताल्लुक कोई नहीं है। और दिहाड़ियां लगा के इन्होंने इस पाकिस्तान की गरीब आवाम का जो लहू चूसा है, इंशाल्लाह ताला वक्त अब बदलने जा रहा है। हनान आपकी कैमरे की आंख दिखा रही है सारा कुछ, वक्त बदलने जा रहा है। अच्छा, अगर बात करें वासा की, आप भी उसके वाइस चेयरमैन रहे, अभी शेख शाहिद हैं, पहले से अभी सूरत हाल में क्या फर्क नजर आता है आपको और किस तरह से समझते हैं कि पहले बेहतर था और अब वही फर्क है जो नवाज शरीफ के दौर के अंदर गरीब आदमी का चूल्हा जल रहा था और नए पाकिस्तान के अंदर गरीब आदमी का चूल्हा बंद हो गया। वही फर्क है जो पुराने पाकिस्तान के अंदर लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट थी, खुशियां थी, वो अल्लाह की फजल से इस नए पाकिस्तान में खत्म हो गई हैं। हमारा दौर जो था ये अब्दुर्रहमान साहब और आपके रमजान मिर्जा साहब, सिटी 41 हमेशा ही जो फैसलाबाद के मसाइल हैं इस तरह के उनको उजागर करता है और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है फैसलाबाद के लिए आपका जो चैनल है। हमारे दौर के अंदर ये बता सकते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे जिन पे कंप्लेंट आती थी, हम उनको 24 घंटे के अंदर उसकी रेमेडी करते थे। हम 24 घंटे के अंदर उसको अपने इलाका के जो ऑपरेशनल स्टाफ था उनको कहा जाता कि इसको जो है आपने ठीक करने के बाद, रेक्टिफाई करने के बाद हमें बताना है उस ग्रुप के अंदर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपसे मजीद भी इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे और आपसे सजेशंस भी लेंगे कि मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अभी वासा काम को क्या करना चाहिए जिससे बेहतरी आए। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मियां इरफान मन्नान मौजूद थे और वासा की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू जारी थी, तो मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। अगर बतौर वाइस चेयरमैन आप अभी भी मौजूद होते तो क्या स्ट्रेटजी होती है आपकी शहर के हालात को बदलने के लिए? अगर शहबाज शरीफ पंजाब का वजीर आला आज भी होता तो ये हालात ना होते, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं वो जो ड्राइव करनी होती हैं वो आपने सीएम सेक्रेटेरिएट से ड्राइव करनी होती हैं। आपकी गवर्नेंस के जो मॉडल हैं, आपने जहाँ से चीज़ों को ड्राइव करना है उस पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बुज़दार साहब जो हैं, अल्लाह के फजलो करम से पीटीआई के लिए यही काफ़ी अगले इलेक्शन के अंदर कि इन्होंने बुज़दार की सफाइयाँ देनी है। वो बेचारा शरीफ आदमी है, उसकी कैपेसिटी नहीं है। मैं समझता हूँ कि उसके साथ जुल्म किया है ये इमरान खान साहब ने कि उसको बैठा दिया है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के अंदर, जो तकरीबन 12.5 करोड़ की आबादी का सूबा है और जिसके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। जो सूबा सरप्लस में था, जो सूबा जो था सरप्लस इन अ सेंस कि जो हमारे दौर के अंदर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, मेगा प्रोजेक्ट्स, फॉरेन डोनर्स जो थे या फॉरेन जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स थे वो दौड़ के पाकिस्तान आ रहे थे और सूबा पंजाब में प्रोजेक्ट इनिशिएट कर रहे थे। हमने फ्रेंच कोलैबोरेशन के साथ हमने नवल्टी पुल के ऊपर 1.5 करोड़ गैलन पानी यौमिया का ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया। फेज 2 हमने जो है मकवाना के करीब जो है उसकी सारी जगह वगैरह एक्वायर हो गई। 3 करोड़ गैलन यौमिया पानी का ट्रीटमेंट प्लांट जो इसकी मैंने सॉफ्ट इनॉग्रेशन हमने और पूरी पॉलिटिकल एलीट हमारी जो थी राणा सनाउल्लाह खान साहब की सरबराही में हमने शहबाज साहब से उसकी भी सॉफ्ट इनॉग्रेशन करवा ली। हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डेनमार्क की हुकूमत के इश्तराक के साथ 65% उसमें जो है वो लोन है और 35% ग्रांट एड है। वो 25 साल की स्ट्रेच थी, लेस देन 1% मार्कअप पे वो लोन था जो गवर्नमेंट डेनिडा ने जो है गवर्नमेंट डेनमार्क ने हमें दिया था। और वो शहर का 25% वेस्ट वाटर इंडस्ट्रियल कमर्शियल डोमेस्टिक वेस्ट को वो ट्रीट करने लगा रहे थे हम मछली फार्म के करीब सत्याना रोड के ऊपर। आज 2 साल से वो जो है वो ऑन ग्राउंड शुरू नहीं कर सके। इन्होंने क्या वजूहात है, क्यों नहीं शुरू कर? नालायकी, नाअहली, इनकम्पिटेंस, ऊपर जो बैठे हैं इनके पीटीआई के जितने भी हैं उनकी प्रायोरिटी नहीं है, ना प्रायोरिटी है ना ही उनके अंदर कोई कैपेसिटी है कि कोई पेपर वर्क तो नहीं है जिसकी वजह से नहीं वो प्रोजेक्ट जो था मटेरियलाइज हो गया था। उसके अंदर जो है आपने इंटरनेशनल टेंडरिंग करनी होती है, उसके बाद आप पहले उसे हायरिंग करते हैं। मैं वासा को मोर्द इल्जाम नहीं ठहराता, इसलिए कि जब हम वासा में बैठे थे यही वासा था ना, यही मुलाजमीन थे, काम चल रहा था। सारी जो चीज है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। ऊपर नलायक बैठे हैं तो नलायकी हर डिपार्टमेंट में आएगी। वसाइल जब नहीं आएंगे, जब ऊपर से फ्लो नहीं आएगा तो चीजें नीचे नहीं होगी। और ये यूटिलिटी है, इसको बाकी अदारों से हटके जो है ट्रीट करना चाहिए। इन्होंने बेल आउट पैकेज मांगा, उनको 15 करोड़ रुपया भेज दिया। 65 करोड़ रुपए के फेस्को के वाजबात हैं। कभी ट्यूबवेल बंद हो जाते हैं, कभी इनके जो है वो पंपिंग स्टेशन बंद हो जाते हैं। शहर में पानी उबलेगा भाई, शहर बढ़ता जा रहा है, पानी का डिस्चार्ज बढ़ता जा रहा है, आपका जो नेटवर्क है वो एक्सटेंड होता जा रहा है। अगर आप उसको नई तरीके से करेंगे, चीजों को जो है आपने जो एग्जीक्यूट करना है तो यही कुछ होगा। आप वासा की कारकर्दगी में बात करते हैं, ये वासा की कारकर्दगी मुतासर करने में पीटीआई का जो है वो बुनियादी किरदार है। तो मैं गुजारिश करूंगा, अगर आपने वासा को जो है, ये कोई लंबी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उन्होंने जो बेल आउट पैकेज मांगा था उस बेल आउट पैकेज के ऊपर जो है ये जो है पैसे जो आसानी से हुकूमत पंजाब इस साल में दे सकती है वो दे। बाकी जो उनके नॉन डेवलपमेंट जो बजट है उसको थोड़ा सा एनहांस कर दें, क्योंकि हमने अपने दौर में भी कोशिश की थी कि डोमेस्टिक टैरिफ को रिवाइज किया जाए, मगर उसको हम रिवाइज नहीं कर सके। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल टैरिफ हमने रिवाइज कर दिया था। अपना रेवेन्यू कलेक्शन थोड़ी सी बेहतर करें और इंशाल्लाह ताला सस्टेनेबिलिटी आएगी। और सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है वासा के अंदर, क्योंकि जिस भी इंटरनेशनल डोनर ने आना है फैसलाबाद के अंदर, वासा के अंदर, उसने पहले इनका जो है वो रेवेन्यू मैकेनिज्म देखना है। उन्होंने इनका देखना है कि अगर हमको उनके टैक्स पेयर्स की मनी किसी प्रोजेक्ट में लगाने जा रहे हैं तो वो सस्टेनेबल भी होगा या नहीं होगा। अगर यहां पर लोगों के हमारे ट्यूबवेल्स के बिजली के कनेक्शन कटे होंगे तो कौन सा फॉरेन डोनर आकर यहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा? आप जब थे वाइस चेयरमैन तब जायका समेत और भी दीगर कंपनीज थी जिन्होंने एक अच्छी खासी और बड़ी रकम इन्वेस्ट की थी। 19 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था डेनमार्क गवर्नमेंट के साथ हमारा, जो उन्होंने हमारे साथ एमओयू करने के बाद उसको मटेरियलाइज किया। हमारा फेज 1 था जो हमने शुरू कर दिया था एएफटी के इश्तराक के साथ, फ्रांस हुकूमत के कोलैबोरेशन के साथ, 6 अरब रुपए का। उसका जो फेज 2 था दैट वाज 14 बिलियन
जिसमें 3 करोड़ गैलन जो पानी, उसमें 11 अरब रुपया AFT ने देना था, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी ने, 3 अरब रुपया काउंटर पार्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने देना था। हमने अपने दौर के अंदर हमने जायका ने जो हमें वो ग्रांट एड प्रोजेक्ट था, जो मशीनरी, पंपिंग मशीनरी है, राइट फ्रॉम चनियोट जो पंप करके पानी हम फैसलाबाद को तहसील कर रहे हैं, वो तकरीबन 100 करोड़ रुपए की जो पंप हाउसेस थे और जो मशीनरी थी जो ऑब्सलीट हो चुकी थी, उन्होंने रिप्लेस करके जो है हमें वो जो देनी है, और वो प्रोजेक्ट चल रहा होगा अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि ये 3 साल पुरानी मैं आपसे बातें कर रहा हूं। फिर उसका जायका का एक और पाइपलाइन प्रोजेक्ट था, ये जो झाल के, जब लायलपुर होता था पुराना फैसलाबाद, और जिसकी आबादी जो थी वो चंद हजार पे मुश्तमिल थी, उस वक्त हमारा जो झाल का वाटर वर्क्स है, उस झाल वाटर वर्क्स को जो जायका अपग्रेड करने जा रही थी, इसकी कैपेसिटी को एनहांस करने जा रही थी। और उसी तरह का प्रोजेक्ट जो हमने नवल्टी पुल पे लगाया है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो उसी मॉडल को रेप्लिकेट करने हम जायका के इश्तराक के साथ यहां जा रहे थे। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट था जो जर्मनी के साथ हमारा चल रहा था कि हम सोलर पावर, क्योंकि हमें पता है पावर टैरिफ हमारा बढ़ता जा रहा है, हमारे इश्यूज हैं कि हमारा डोमेस्टिक टैरिफ इंक्रीज नहीं कर रहा, और पावर टैरिफ जो बढ़ रहा है वो हम मीट नहीं कर पा रहे अपने रेवेन्यू कलेक्शन के वाले से। तो हमने सोचा था कि हम यहाँ पर सोलर एनर्जी जो है, जो आप सारी दुनिया देख रहे हैं कि अल्टरनेटिव एनर्जी पे जा रहे हैं, सस्टेनेबल भी हैं प्रोजेक्ट्स वो वाले, रिन्यूएबल एनर्जी के वाले से हमने देखा था कि हमारा जो साइट्स है, खासतौर पर जो हमारा ये जो डेवो रोड के ऊपर जो हमारा पानी के जहाँ पर ज़खायर इकट्ठे होते हैं और वहाँ से हम आगे तरसील करते हैं, वहाँ पर एक हम सोलर का प्रोजेक्ट इनिशिएट करें। एक हमारा जो है नडवाला रोड के ऊपर जो हमारा वेस्ट वाटर जो जिससे स्टेबलाइजेशन पाउंड्स के साथ वाटर को हम ट्रीट कर रहे हैं, वेस्ट वाटर को, एक वहाँ पर हमारे पास जगह थी कि हम यहाँ पर सोलर पावर का जो है एक प्रोजेक्ट जो है करें। और उसका हमारा फेस्को से साथ बात चल रही थी कि ये नेट मीटरिंग होगी, जब हमारा कंजम्पशन जो कम होगी तो हम आपसे ले लिया करेंगे, ज्यादा होगी तो हम वापस इसको वापडा के सिस्टम में, फेस्को के सिस्टम में डाल दिया करेंगे। मगर वो सारे जो चीजें हैं वो अब किताबों में ही रह गई हैं। और चलें जी, अब्दुर्रहमान से जानते हैं। अब्दुर्रहमान, प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे गिनवा दिए गए, इस हिसाब तो आज के दौर में तो हर चीज डेड नजर आ रही है, आप क्या कहेंगे? अनान, देखिए ये PMLN की जो बड़ी स्पेशलिटी है कि इनके जो प्रोजेक्ट्स थे वो बड़े स्पीडी होते थे, बड़े जो इसमें जो उन्होंने इन्वॉल्व की होती थी कंपनीज, कोई भी प्रोजेक्ट देख लें कोई भी डिले का शिकार नहीं हुआ। जो PTA का देख लें, जो पेशावर का BRT का है, या यहाँ पर जो अंडरपास बन रहा है, तो ये एक समझ लें कि अगर हुकूमत की ग्रिप मजबूत होगी ब्यूरोक्रेसी पे, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स पे, तो ये इस तरह से प्रोजेक्ट्स चलते हैं। और प्लान यही था कि पूरे फैसलाबाद को जो साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाना, या जो यहाँ पर सीवरेज मसाइल है उनको ख़त्म करना, या जो पुराने इलाके थे 1970 का जहाँ पर सीवरेज ढला हुआ उसको रिप्लेस करना, तो ये बड़े प्लान थे PMLN के पास जो बदकिस्मती से मुकम्मल। अगर मौजूदा दौर में देखा जाए अब्दुर्रहमान, अब बहुत सारी कॉलोनियां बन चुकी हैं, आबादी बढ़ चुकी है, जो 10-10 साल या पुराना 20-20 साल पुराने मोहल्ले थे, अब वहां पे लोड उतना ज्यादा बढ़ गया है। पाइपलाइंस छोटी हैं लेकिन लोड बढ़ने की वजह से अब फिर गटर उबलना शुरू हो जाते हैं या फिर दीगर मसाइल सामने आते हैं। वो भी लाइंस चेंज करने की जरूरत है, लेकिन कारपोरेशन का तो बजट लग ही नहीं रहा, आवाम जाए तो जाए कहाँ? एग्जैक्टली ये देखिए, ये तो दो तरह के काम होते हैं ना। एक रोज़मर्रा के अंदाज में करना कि अगर कहीं पर छोटा सा सीवरेज का मसला है तो उसको हल कर दिया, यहाँ पर जो पंपिंग मशीनें भेज दी, या एक होता है कि इसको परमानेंट तरीके से हल करना, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर जो पुराने सीवरेज है वो लोड बर्दाश्त नहीं करते तो उनको रिप्लेस करना। तो इसके लिए बड़ा जो ह्यूज अमाउंट चाहिए होती है, जिसके लिए यहाँ पर बैरून ममालिक को भी इन्वॉल्व किया जाता है, जैसा कि पिछले सालों में करते रहे। तो अभी यहाँ पर जो मौजूदा हुकूमत है, देखें आपको बताऊँ कि ये पंजाब हुकूमत की जानब से, अब ये वज़ार की जानब से या ब्यूरोक्रेसी की जानब से, यहाँ पे तमाम जितनी भी कंपनीज और अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, वासा है, PHA, या जितनी भी कंपनीज अथॉरिटीज़ हैं, उन्हें पाबंद किया जा रहा है कि अपनी अखराजात का कम से कम 50% तक वो टैक्सेस लगाएं, फीसेस लगाएं, लेकिन वो पूरा होना चाहिए। जैसे PHA लगाती है यहाँ पर मुख्तलिफ साइन बोर्ड्स को, FWMC को कहा जा रहा है कि वो सीवरेज का जो फीस एक आयद करें जहाँ से लेते हैं, ताकि ये खर्चे पूरे कर सकें। देखिए ये कंपनीज या अथॉरिटीज़ अब इनको बेल आउट पैकेज ना देने की हमायत ऊपर की जा रही है, ताकि जो आवाम को फैसिलिटी थी इनकी वजह से वो भी छीनी जा रही है, और अब इनको जो नो प्रॉफिट नो लॉस पर लाया जा रहा है। एक प्रोसेस ये भी था जब ये बनाई गई थी, लेकिन लॉन्ग टर्म हिस्सा होता है इसका कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को आदी करना, लेकिन जब
अफसरान को मजबूर किया जाएगा कि आपने अपने खर्चे पूरे करने हैं, अखराजात यहीं से पूरे करने हैं, पंजाब हुकूमत कुछ नहीं देगी, तो यकीनन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मुतासर होंगे। वो डेली जो रोज़मर्रा के अखराजात है वो पूरे करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। देखिए इतने ज़्यादा मुलाजमीन है तमाम अथॉरिटीज़ में, महकमों में, उनकी तनख्वाहें अदा करना, हर दूसरे तीसरे महीने में एहतजाज हो रहा होता है कि तनख्वाहें नहीं मिली, जो डेली वेजेस थे वो निकाल दिए गए 600-700 के करीब पुराने। पंजाब असम्बली में बात चलती रही वासा के, फिर उसके बाद जो नए रखे गए मुख्तलिफ MPMNs की सिफारिशों पर, FWMC में, फलां डिपार्टमेंट में, ये एक बड़ा मसला है। पॉलिटिकली जो यहाँ पर सरो सूख है वो अपनी जगह पे अहम है, लेकिन इनको किस तरह से चलाया जाना, इसके लिए जो काबिल बंदे, तजर्बाकार बंदे, देखिए शेख एजाज साहब जो FDA चला रहे थे, उनके जाने के फौरी बाद असद मौसम का फड्डा हो गया ब्यूरोक्रेसी के साथ, अब लतीफ़ नज़र को लेके आना पड़ा, तो ये एक बड़ा मसला है। इससे अंदाज़ा कर ले कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स काफी मामलात को खराब कर देती है। एग्जैक्टली और जब आप ब्यूरोक्रेसी को पाबंद करेंगे कि इनकी बात बिल्कुल नहीं माननी, देखिए इमरान खान जब मीटिंग लेते हैं तो वो ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को कहते हैं कि इनकी बात बिल्कुल नहीं माननी, मेरिट पे फैसले देने हैं, और लोग कहते हैं कि जो रिश्वत है, जो रिश्वत का रेट है वो डबल हो चुका है, क्योंकि ऊपर से जब पॉलिटिकल, देखिए आम बंदा किसके पास जाता है, वो सियासी। लेकिन डिस्पाइट दैट अगर देखा जाए अब्दुर्रहमान, ये भी तो इंस्ट्रक्शंस कहीं ना कहीं से आती है ना कि बजट तो लगा नहीं रहे जनाब, ये जो कहते हैं कम से कम वही मान लिया करें MPMNs के हवाले से। तो ये तो कह दें फिर भी MPMNs खुश हो जाए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि MPMNs की कोई बात नहीं मानी जा रही। लोगों ने थक हार के सिफारिश अपनी MPMNs के पास लेके जानी होती है, वो डेरों पे नहीं बैठते, कभी कोई शादी की तकरीबात पे उन पे मुलाकात नहीं होती। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर अभी भी जो PTI की हुकूमत नहीं चाह रही बल्कि PMLN की चाह रही है, क्योंकि वही लोग नजर आते हैं हमेशा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमती लोगों को नजर आना चाहिए। देखिए हनान, ये 2013 से 18 के दरमियान जिस तरह से PMLN शहर पे छाई हुई थी, अब भी वैसे ही सूरत हाल है। 2.5 साल में भी इनके जलसे हो रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, PTI कहाँ पे फाल कर रही है। इवन PTI के जो इवेंट्स होते हैं उसमें मीडिया को उस तरह से नहीं बताया जाता, शायद डर होता है कि लोग आके शिकायत करेंगे या कोई नया वीडियो क्लिप बन के वायरल ना हो जाए। ये वजूहात भी हो सकती हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये सूरत हाल जो है वो किस तरफ जाती है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आज के शो में आने के लिए। इरफान मनान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब, जबकि ड्रेसिंग जो है वो लिबास की तरफ से बनाई गई है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप ज़बरदस्त से कुर्ता पजामा और फॉर्मल सेमी फॉर्मल ड्रेसिंग खरीदें तो उसके लिए आपको लिबास पे जाना होगा। लिबास वालों की आउटलेट सूसा रोड पे भी मौजूद है, कचहरी बाजार में भी मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि आप परचेजिंग करें तो वहां पे आप जा सकते हैं। तो हमारा सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन किचन में जाने से पहले मैं फिर से आज का सवाल रिपीट करता चलूं। वो लोग जो कि बाय अमला का गिफ्ट हैम्पर जीतना चाहते हैं उनके लिए आज का सवाल यह है कि फैसलाबाद का नाम किस शख्सियत के नाम पे रखा गया। मैं फिर से सवाल को रिपीट कर रहा हूं, फैसलाबाद का नाम किस शख्सियत के नाम पे रखा गया। इसके लिए जवाब टेक्स्ट करना होगा। टेक्स्ट करके राइट करके आप उस नंबर पे टेक्स्ट करें जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज भेजने वाले खुश नसीबों को बाय अमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। उस गिफ्ट हैम्पर के अंदर इनका शैम्पू, 7 डे क्रीम और बहुत सारी दीगर चीज़ें मौजूद हैं। अगर वो गिफ्ट हैम्पर आप जीतना चाहते हैं तो टेक्स्ट करें। हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है, चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज शेफ आबिद और फ्यूके शेफ हमें क्या बना के खिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब क्या आज रेसिपी बनाने जा रहे हैं? सर teriyaki चिकन है teriyaki चिकन जी, गार्लिक राइस होंगे, teriyaki चिकन और गार्लिक राइस जनाब आज बनने जा रहे हैं। उसकी रेसिपी के हवाले से भी जान लेते हैं जी। ये हमारे पास जूलियन कटिंग में चिकन है सर, कॉर्नफ्लोर और अंडा के साथ हमने मैरिनेशन किया हुआ इसको, कॉर्नफ्लोर और एग्स के साथ, कॉर्नफ्लोर और एग्स अंडा, ओके एग्स के साथ हमने इसकी मैरिनेशन की है। जी जी। और मैरिनेशन करने के बाद 3 से 4 घंटे मैरिनेट करना होता है। उसके बाद क्या गोल्डन कुकिंग ऑयल में फ्राई करेंगे। इसमें करेंगे गोल्डन कुकिंग ऑयल में। गोल्डन कुकिंग ऑयल जनाब बनाने वालों का ये कहना है कि इसे अफजान सेहत के असूलों के आइन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ तैयार किया जाता है, जिसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद होता है और विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई इसके अंदर मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगे और आपकी सेहत भी बरकरार रहे तो उसके लिए बाजार में जाते सबसे पहले आपका इंतखाब होना चाहिए गोल्डन कुकिंग ऑयल। गोल्डन कुकिंग ऑयल। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। मैरिनेशन की हुई है चिकन की और उसको फ्राई करेंगे और गार्लिक राइस भी बनेंगे। फ्राई करने के बाद इसकी ग्रेवी किस तरह से बनेगी जानते हैं शेफ? ये सर हमारे पास
थाई चिली पेस्ट है, हमारे पास 2 ऑर्डर राइस है, 2 प्लेटें हैं। ठीक है। हमारे हाफ केजी चिकन में ये 2 चम्मच टीस्पून अच्छा, हो पहले गए। मुझे ये बता दें कि हाफ केजी चिकन के लिए जो इसे मैरिनेट किया है वो कितनी कितनी एक अंडा हमारे पास था, 2 चम्मच पानी और 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर, इसको लिक्विड बनाया, उसके अंदर ये इसको मिक्स कर दिया। ठीक है, ये अब आगे बढ़ते हैं। हमने इसे फ्राई कर लिया, फ्राई करने के बाद इसकी ग्रेवी जो है थाई चिली पेस्ट है 2 चम्मच, गार्लिक को सोते करने के बाद इसमें थाई चिली पेस्ट डालेंगे सर। पेस्ट डालने के बाद हमारे पास टमाटो पेस्ट है, ये करी स्पून 1 डालेंगे, ये हमारे पास करी स्पून है, ये टमाटो पेस्ट का डालेंगे। ओस्टर सॉस जो हमारे पास मौजूद है इसमें गार्लिक राइस में भी डालेंगे। ऑयस्टर सॉस कितनी डाली जाएगी? 1 चम्मच होगा सर। ठीक है, 1 चम्मच हम गार्लिक राइस में भी डालेंगे फ्लेवर के लिए। हमारे पास भी चिकन पाउडर का ½ टी स्पून होगा, व्हाइट पेपर ½ टी स्पून है, ब्लैक पेपर ½ टी स्पून है हमारे पास, और क्रैक चिली का 1 चम्मच लगेगा सर। ठीक है, साल्ट ½ टी स्पून है हमारे पास। ठीक है। इसको ग्रेवी तैयार करने के बाद हम इसके जूलियन कटिंग है हमारे पास, वेजिटेबल ग्रीन कैप्सिकम है हमारे पास, ऑनियन है और कैरेट। ठीक है, और ग्रीन ऑनियन के रिंगर कटिंग की हुई है, ठीक है, कट कलर। अच्छा, इसके जो राइस तैयार किया जाएगा उसकी रेसिपी भी बता दें साथ साथ। राइस हमारे पास 2 ऑर्डर राइस है, इसमें गार्लिक 1 चम्मच जाएगा सर। गार्लिक को सोते करेंगे, हल्का से 1 चम्मच ऑयल का लगाएंगे, गोल्डन कुकिंग ऑयल, उसके अंदर सोते करके उसके अंदर डालेंगे। ये हमारे स्टीम राइस है, स्टीम राइस में हमने इसमें ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर, और ये हमारी जो क्यूब कटिंग है वेजिटेबल हम इस गार्लिक राइस में डालेंगे थोड़ा सा टेस्ट बनाने के लिए। ठीक है। अच्छा, वैसे जो चिकन हम फ्राई करेंगे इसे कितनी देर फ्राई करना होता है? सर 2 से 4 मिनट लगेंगे। चिकन है ऑलरेडी जल्दी हो जाके, हमारा ऑयल गर्म है, तो ग्रेवी का थोड़ा सा टाइम लगेगा। ग्रेवी को हो रही ना उसी से लम्बा है थोड़ा सा। ठीक है, और ग्रेवी के में टाइम लगता है ग्रेवी को बनाने के लिए। जी। रेसिपी भी, क्योंकि इसके अंदर इंग्रेडिएंट काफी ज्यादा होते हैं, तो टेम्परेचर क्या रखना होगा ग्रेवी बनाने के लिए? 150 होगा सर, लाइट होगा हमारा, हाई टेम्परेचर पे कुक किया जाएगा। ये चाइनीज डिश तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये हाई टेम्परेचर पे ही कुक होगा। तो जूलियन कट में ही ये वेजिटेबल्स सर आप क्यूब कटिंग कर सकते हैं, रिंग कटिंग कर सकते हैं, आपका जो मन है, लेकिन इसमें जूलियन कटिंग होगी या जिंजर कटिंग होगी, हर डिफरेंट कटिंग पे लुक देगी सर। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट ये चाइनीज डिश की तरह ही लग रही है। जी। वो कौन सा मैजिकल एलिमेंट इसमें से सबसे बेसिक चीज कौन सी होती है जो कि इसे टेरियाकी चिकन बनाती है? सर इसमें थाई चिली पेस्ट है और ऑयस्टर सॉस और ये आम चिली पेस्ट से किस तरह से डिफरेंट? ये सर ये थाई चिली पेस्ट है, ये इसमें खुद तैयार किया जाता है सर। क्या क्या इंग्रेडिएंट? इसको सर हमारे पास मिर्च होती है, रेड खुश्क मिर्च, उसको उबालते हैं, उबालने के बाद उसमें छिलका डाला जाता है, उसमें टेस्ट डाला जाता है, उसमें टमाटो पेस्ट होगा, उसका थाई स्मॉलिक होगा। अच्छा, इसके लिए साथ ड्रिंक कौन सी होनी चाहिए जो ऑडियंस की तरफ से ज्यादा डिमांड की जाती है? बॉलीवुड मॉल में आप होते हैं, तो बॉलीवुड में तो सर आजकल तो डिमांड कोक की है, तो जाहिर बात है हर बार लेमनेड ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा, बाज़ हम यूज करते हैं ना कि हंडिया के अंदर चिकन डाला तो ऑयल ज्यादा गर्म होने की वजह से छींटे बहुत उठते हैं, जैसे अभी उड़ रहे थे, उसके पीछे क्या वजूहत होती हैं? सर इसमें थोड़ा सा ना पानी होता है, ये चिकन है ना मैरिनेशन किया हुआ ना, मैरिनेशन जब चीज करके रखे हैं उसके बाद ये खुद थोड़ा सा पानी भी छोड़ेगा ताकि अपनी मैरिनेशन जज़ब हो जाएगी, तो इसमें टेस्ट लगे होते हैं, इसलिए वो चिकन को सेपरेट ही अकेले रखें तो थोड़ी देर के बाद उसमें यानी ना नमी आ जाती है। नमी आ जाती है, वो नमी की वजह से होता है। जी। अच्छा, इसको कोई इस तरह का तरीका नहीं है जिससे? इसमें है सर, इसमें सारा चिकन इकट्ठा डाला जाए। हमारे पास पॉट रख दिया, सिलेंडर होते हैं, उसमें तो हमें महसूस नहीं होता है, यहाँ छोटा चूल्हा है, कढ़ाई भी छोटी है, ताकि इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होती है। तो हमारे पास अच्छा, राइस इसके साथ गार्लिक राइस की रेसिपी भी आप बताइए, लेकिन अगर इसके साथ फ्राइड राइस अगर फ्राइड राइस इसी को गार्लिक राइस में सोते थोड़ा सा करके इसमें उससे सॉस लगाएंगे 1 चम्मच, इसको जब बनाई करके ऐसा हमारे पास 1-2 हो गए या 2 होंगे, उसको फेंट लगा के ठीक है उसी के अंदर डाल देंगे, उसको किसी चम्मच के साथ या लिफ्टर के साथ उसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद उसको दम दे देंगे, वो ताकि अपनी फुटियाँ डिफरेंट किस्म से नजर आए। अच्छा, हमें वैसे एक चीज और की भी बड़ी रिक्वेस्ट आती है कि कोफ्ते भी बनाने हमें किसी दिन सिखाएं, तो मैं चाहता हूं कोफ्ते की रेसिपी आप कम से कम बताएं, हम बना के भी ऑडियंस को किसी ना किसी दिन दिखाएंगे, लेकिन इसकी रेसिपी क्या होती है, किस तरह से इसे तैयार किया जाता है? कोफ्ते सर आप चिकन में बनाना चाहते हैं तो दैट्स इट, सिंपल से हैं, पाकिस्तानी मसाले होंगे ऑलरेडी सारे। वैसे सही रेसिपी क्या होती है, किस में बनते हैं? सर बीफ कोफ्ते होने चाहिए। बीफ होने चाहिए। चिकन में तो आप डालेंगे तो फौरन ही वो
हो जाएंगे। बीफ में ताकत भी है लेकिन मजा सारा बीफ में होता है। ठीक है जी। चलें जी, आप रेसिपी बनाएं उतनी देर। हमारे जो आज के गेस्ट हैं मैं उनकी तरफ चलता हूं जी। और गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। जनाब, मौजूदा सूरत हाल की अगर बात करें तो बल्दियात जो है उस हवाले से काफी मुतहरक नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कारकुनान और मुस्लिम लीग नून के हों या फिर दीगर पार्टीज के हों, वजह यह बताई जाती है कि आने वाले बल्दियात के अंदर एक बार फिर से मौजूदा हुकूमत की अगर बात की जाए तो इससे जो लोग उकताए हैं अपने वोट की ताकत को इस्तेमाल करते हुए दूसरी पार्टी को वजूद के अंदर ला सकते हैं। नए बल्दियात के ऊपर बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं, उस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमने दावत दे रखी है मियां ताहिर अयूब साहब को, जो कि साबिक नाज़िम भी रह चुके हैं। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। क्या कहेंगे आप, बल्दियात का सिस्टम जो नया आना जा रहा है उसमें हल्का बंदियों को भी छेड़ा गया है और पहले तो कहा जा रहा था कि सिस्टम ही नया मुतारफ करवाया जाएगा, लेकिन अब वैसे ही चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और उनकी काबीना होगी, लेकिन इसके साथ साथ हल्का बंदियों को छेड़ा जा रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बुनियादी तौर पे देखें जी, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बल्दियात का सिस्टम जो है वो क्यों ज़रूरी है। आप देख लें कि जिन मुल्कों ने भी तरक्की की है उन पे जब बुनियादी जमहूरियत आयद की गई है, बुनियादी जमहूरियत को इख्तियारात दिए गए हैं जो बल्दियात है, तो तभी उन्हीं मुल्कों ने तरक्की की हर लिहाज से। लेकिन पाकिस्तान का अलविया ये है कि यहाँ पे कभी तो बल्दियाती इलेक्शन नहीं होते और कभी यहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं तो नई आने वाली हुकूमत उसको टर्नओवर पूरा नहीं करने देती। ये प्रैक्टिस खासे अरसे से जारी है। अब भी ऐसे हुआ कि ये बल्दियात जो थे ये 1 जनवरी 2017 को जो इलेक्शन हुए थे, बल्दियाती इदारों को एक्टिव किया गया, इख्तियारात दिए गए और तकरीबन 18 माह बल्दियाती नुमाइंदों ने काम किया और अप्रैल 2018 में जब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया तो बल्दियाती इदारे जो है उनको बेख्तियार कर दिया कि फिर नई आने वाली हुकूमत ने पहले तो उनसे इख्तियारात लिए और फिर असम्बली में बिल पेश करके ये कहा गया कि हम बड़ा बाख्तियार और नया निज़ाम लेके आएंगे, बल्दियाती इदारे ख़त्म कर दिए गए। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत को भी 2.5 साल होने में है, ना वो अभी तक किसी सिस्टम पे यकसू हुए हैं। बार बार उन्होंने मुख्तलिफ तजर्बे किए हैं, कभी कोई सिस्टम कभी कोई सिस्टम, और ना अभी तक वो इलेक्शन के बारे में यकसू है। उन्होंने पहले हल्का बंदियाँ का एक पूरा स्केड्यूल बना के दिया, जब इलेक्शन कमीशन ने उसकी बुनियाद पे हल्का बंदियाँ कर ली और सूबाई गवर्नमेंट को भेजी कि आप इसके हल्कों के नाम रख दें ताकि हम गैर हतमी फरिश्ते जारी कर दें। तो हुकूमत ने वो जो हल्का बंदियाँ रोक ली और कहा कि चूंकि कोरोना की वजह से हम नहीं लगाएंगे। अब जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दोबारा फिर इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती हल्का बंदियों का पूरा स्केड्यूल दिया कि किस डेट को हम अनाउंस करेंगे। 8 उसमें इसकी फरवरी की डेट थी, लेकिन पंजाब हुकूमत ने नया एक्ट पास किया, उसमें तरमीम की, जिसकी वजह से अब फिर इलेक्शन कमीशन ने अपना वो जो नोटिफिकेशन है वो विड्रा कर लिया। उन्होंने कहा जी अब जो गवर्नमेंट ने नया इसमें तरमीम किया उसकी रोशनी में जब नया आर्डर आएगा तो हम नए सिरे से हल्का बंदियाँ करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि चूँकि गवर्नमेंट इस बारे में कोई संजीदा नहीं है, उनको ये नज़र आ रहा है कि अवाम के अंदर हमने जितने वादे किए थे, जो कुछ अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाए थे, वो एक भी पूरा नहीं कर सके। यानी आपके कहने का मकसद है कि स्टंट खेला जा रहा है, स्टंट खेला जा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस को डिले करने के लिए कि अगर मौजूदा सूरत हाल के अंदर हमने इलेक्शन करवाए तो इसमें शिकस्त के चांसेस ज्यादा है। बिल्कुल यही है जी, ये हुकूमत का ऐसे ही कर रही है। और इसमें देखें बुनियादी तौर पर फिर इस सारी गेम का नुकसान अवाम को हो रहा है। जो पहले अवाम के छोटे छोटे मसाइल होते थे, सफाई का है, सीवरेज सिस्टम का है, स्ट्रीट लाइट्स का है, पार्कों का है, पैच वर्क का है और डेवलपमेंट का है, वो जो लोग खुद बड़ी आसानी के साथ वो सारे काम लोगों के होते थे और बल्दियाती नुमाइंदे कर रहे थे, वो सारे रुके पड़े हैं। मतलब अब तो यहाँ तक हो गया कि गलियों के अंदर आवारा कुत्तों की भरमार है और बार बार अगर कारपोरेशन वालों को कहते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास इसका इख्तियार नहीं है, अगर कहते हैं हेल्थ वालों को तो कहते हैं हमारे पास इख्तियार नहीं है और कोई सुनवाई नहीं है। और आवारा कुत्ते जो है उन्होंने जो महल्लों की पार्कें हैं, चौराहे, उनको अपनी माजगा बना लिया है और वहाँ पे बच्चे और ख़वातीन और सुबह के वक्त फजर की नमाज में जो लोग मसाजिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो बहुत से नमाजी जो बुजुर्ग नमाजी और बच्चे नमाजी इस वजह से नहीं जा रहे कि रास्ते में आवारा कुत्ते उनको काटते हैं। तो इसका भी खुददार गवर्नमेंट अभी तक नहीं कर रही। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो सीवरेज सिस्टम के मसाइल और दीगर सड़कें जो टूट फूट का शिकार हैं, सेंट्री वर्कर्स उस तरह से काम करते हुए नजर नहीं आ रहे, उसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालें। जी हाँ, स्पेशली सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसके अंदर ये भी एक हुकूमत ने वादा किया था कि हम जो अदारे हैं उनके अंदर सियासी मुदाखलत ख़त्म करेंगे। लेकिन ये बदकिस्मती है कि जैसे हुकूमत ने कोई भी अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं किया
तो उन्होंने सियासी इदारों के अंदर जो है वो जो अदारे से उनके अंदर उन्होंने सियासी मदाखलत पहले से बढ़ गई। आप देख लें कि सब अदारों में सियासी तैनाती की गई है, उनके जो हेड हैं वो सियासी लोग बनाए गए हैं, और उस वजह से स्पेशली सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट में तो सियासी मदाखलत बहुत ज़्यादा है। बस जब बल्दियाती इदारे ख़त्म किए तो उन्होंने अपने लोगों को नवाजने के लिए उनके पास सेंट्री वर्कर की हाजिरी लगा दी, और वो अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पर सफाई का इंतज़ाम कर रहे हैं। और बहुत से सेंट्री वर्कर ये शिकायत भी करते हैं, जो सेंट्री इंस्पेक्टर हैं वो हमसे महाना जो है वो हमारी तनख्वाह से कटौती करके पैसे लेते हैं, जिसकी वजह से हम प्राइवेट जगह पे हमें काम करके अपना वो नुकसान पूरा करना पड़ता है। इस वजह से हम इलाके के अंदर पूरी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकते। लेकिन इसकी कौन सरबराही करेगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, किस तरह से इस मसले को ठीक किया जाएगा? ये बुनियादी तौर पर तो ये हुकूमत जिम्मेदार है ना जी, जिन्होंने अदारों के अंदर सियासी मुदाखलत जो शुरू की है और सियासी मुदाखलत बढ़ाई है। और जब अफसरान बाला से भी बात होती है तो वो भी कहते हैं जी हम बेबस हैं, हम क्या कर सकते हैं। जब हमें आके MNA MPO जो है वो डराते धमकाते और कहते हैं जो हमने कहना आप वही करें, वरना आप अपनी सीट पे नहीं रहेंगे। तो सियासी मुदाखलत बेइंतहा हर जगह पे हो चुकी है। ठीक है, इस सियासी मुदाखलत को कम करने के लिए एक्शन भी तो कभी ना कभी लेना पड़ेगा ना, या तब तक आवाम सिर्फ बैठी रहेगी कि कब इलेक्शंस होंगे तब सूरत हाल को बदला जाए? आवाम के अंदर अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता आ तो रही है, लेकिन बुनियादी आवाम भी बुनियादी तौर पे महंगाई की चक्की में इतनी पिस रही है कि वो उनके पास भी टाइम नहीं है कि वो सड़कों पे आए, बाहर आके एहतजाज करें। और दूसरी बात यह कि साबका तवार में जितने भी लीडरान आए हैं, जो भी पार्टियां बरसेकदार रही हैं, उन्होंने अवाम के नाम पे अवाम के मसाइल हल करने की बुनियाद पे जब अवाम को बाहर निकाला है, सड़कों पे निकाला है, अवाम बाहर निकले हैं, उन्होंने लाठियां खाई हैं, आंसू गैस के शेल उन्होंने जो है वो उनका सामना किया। लेकिन उसके बावजूद जब हुक्मरान आए हैं तो उन्होंने अवाम के मसाइल हल नहीं किए, बल्कि उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, अपने ख़ानदान को स्ट्रॉन्ग किया, अपने अजीज़ो कारब को, अपने जो उनके इन्वेस्टर थे उनको स्ट्रॉन्ग किया। इस वजह से अब अवाम जो है वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। अवाम ट्रस्ट तो नहीं कर रही, लेकिन फिर भी इस मामलात को बदलने के लिए जब इलेक्शन होगा तो जिस पे अवाम का एतमाद बहाल होगा, वोट तो उसी को दिया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में आपको क्या नज़र आता है, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है जमात इस्लामी से है। जमात इस्लामी फैसलाबाद के अंदर बल्दियात में भी हिस्सा लेने जा रही है, लॉर्ड मेयर का कैंडिडेट भी उनका होगा। किस हद तक फाल है जमात इस्लामी फैसलाबाद में, और आने वाले दिनों में सीटें जीतती हुई नजर आ रही? जी हाँ, इसमें जमात इस्लामी ने देखे एक अरसे तक इत्तेहादी सियासत की है, और इत्तेहादी सियासत के बाद जमात इस्लामी ने उसके बाद ये डिसाइड किया कि इत्तेहादी सियासत का हमें कोई फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हुआ है, हमारा वोट बैंक भी कम हुआ है। और फिर ये होता है कि चूँकि जमात इस्लामी का जो मंशूर है वो भी लोगों की नज़रों से ओझल हो जाता है इस बुनियाद पर। तो अब जमात इस्लामी ने इंडिपेंडेंटली शुरू किया है कि हम इंडिपेंडेंटली अपना सारे जो मामला आता है उसको हम करेंगे। इसलिए जमात अब कहती है कि ये जो APDM की तहरीक है, इसके मौलाना फजल रहमान साहब भी सहूलतकार बने हुए हैं, और ये दो खानदानों की दोबारा हुकूमत लाने की जिद्दोजहद है। जबकि PTI ने जो वादे किए थे अवाम से वो वादे भी पूरे नहीं कर सके। तो बड़ी होप है अब लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता जमात इस्लामी की तरफ रुख कर रहे हैं, और जमात इस्लामी भी अब महलों की बुनियाद पर अपनी तंजीम साजी और यूनिट साजी कर रही है। तंजीम साजी तो की जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ पॉपुलैरिटी होती है ना, कि अवाम के अंदर पॉपुलैरिटी का ग्राफ ज्यादा होना, क्योंकि यहाँ पे तो जंग दो जमातें ही ज्यादातर जीती हुई नजर आ रही हैं, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है या मुस्लिम लीग नून है। तो इन दोनों की पॉपुलैरिटी में बीच में दरमियानी रास्ते में अपना जो है वो टांग फंसा के पॉपुलैरिटी गेन करना, ये इसके लिए एक तगड़ी जो है वो सियासत चाहिए। उसके इसमें ज़ाहिर है जी जिद्दोजहद तो हमें करनी पड़ेगी, और हम कर रहे हैं, और अपना प्रोग्राम भी लेके आगे बढ़ रहे हैं, और लोगों को ये बता रहे हैं कि एक वही लोग हैं कि जो कभी पीपल्स पार्टी में, कभी नून लीग में, कभी मुस्लिम लीग काफ में होते हैं, और वही चेहरे दोबारा बरसेकदार आ गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से। और जब तक आके ईमानदार और दयानतदार का क़यादत है, जिनके ऊपर कोई भी बददियानती का दाग ना हो, वो पूरी टीम जब तक आगे नहीं आएगी तो आपके मसाइल हल नहीं होंगे। और लोग इस बात को महसूस भी कर रहे हैं कि अभी तक आप देखेंगे जितने भी मुल्क के अंदर जो भी करप्शन का वाविला चल रहा है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के किसी भी फर्द के ऊपर कोई करप्शन का दाग नहीं है कि उसने असम्बली में जाके कोई मराहत ली हो, कोई प्लाट लिया हो, कोई करप्शन की हो, किसी से पैसे लिए हो, बल्कि ईमानदारी के साथ उन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। अब तो ये पूरे मुल्क के अंदर लोग इस बात को भी ओन कर रहे हैं कि कराची के अंदर जब जमात इस्लामी का मेयर था नेमतुल्लाह खान एडवोकेट की सूरत में, उस वक्त तो उन्होंने जो कारकर्दगी दिखाई है आज तक कभी कोई भी उन जैसी कारकर्दगी नहीं दिखा सका।
जो उन्होंने काम किया, बैनुल-अक़वामी सतह पे भी उनकी इस कारकर्दगी को सराहा गया। और फिर जो मौजूदा जमात इस्लामी के अमीर हैं मोहतरम सराजुल हक साहब, वो जब 2 मरतबा KPK के वज़ीर ख़जाना रहे हैं, सीनियर वज़ीर रहे हैं, उन्होंने भी वहाँ पे जो सादा ज़िंदगी गुजारी है और जिस सादगी के साथ और जिस उन्होंने अपनी सलाहियतों के साथ वहाँ पे आवाम की खिदमत की और ईमानदारी के साथ अपना वो सारी खिदमत सारा जाम दी है, उसकी मिसाल भी नज़ीर किसी जगह नहीं मिलती। और आज भी वो सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग इस बात को ओन भी कर रहे हैं और उनका रुझान भी हो रहा है। लेकिन लोग एक सवाल ज़रूर करते हैं कि ठीक है, हम जमात इस्लामी के साथ चलेंगे, लेकिन कहीं खुदा ना खास्ता दोबारा तो नहीं आप इत्तेहादी सियासत की तरफ चले जाएंगे। तो ये इस खदशे का इज़हार लोग करते हैं और बाज़ का जमात का कोई कारोबार नहीं करता है। तो लेकिन इस मरतबा जमात इस्लामी की क़यादत यकसू है, बल्कि जमात इस्लामी की क़यादत ने आइंदा जो है पूरे 13 साल की प्लानिंग की है। बिल्कुल, उस 13 साल की प्लानिंग के हवाले से आपसे जानेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मियां ताहिर अयूब मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। 13 साल की प्लानिंग के हवाले से ब्रेक से पहले आप गुफ्तगू कर रहे थे कि जमात इस्लामी आने वाले 13 सालों के लिए प्लानिंग करके बैठी है। वो प्लानिंग क्या है, किस तरह से अवाम के अंदर पाल होंगे, गवर्नमेंट में आते हैं तो किस तरह से क्या स्ट्रेटजीज होंगी, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। इसमें जी जमात ने पहले तो ये तय किया है कि हम जमात को ग्रास रूट लेवल पे जो है इसकी तंजीम साजी करेंगे और महल्ले की बुनियाद पे और जो वोटर लिस्टों के ब्लॉक होते हैं उनकी बुनियाद पे अपनी जो तंजीम साजी करेंगे और अपने उहदेदारान मुकर्रर करेंगे। उसका जमात ने टारगेट तय किया हुआ है और हर जो तंजीम है, जो ज़िली उनका सेटअप है, उसको बाकायदा मरकज़ जमात ने टारगेट तय करके दिया है कि आपने 2021 में इतने महलों तक अपना यूनिट साजी करनी है, उहदेदारान का तयन करना है, फिर 22 में, फिर 23 में, ग्रेजुअली इस तरीके से उन्होंने टारगेट दिया हुआ है, वो काम करेंगे। उसके साथ फिर जमात जो है वो अपने कोशिश कर रही है कि आइंदा आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में हर यूनियन काउंसिल जो भी हल्का बंदी होगी उसमें अपना उम्मीदवार लाजमी लेके आए। फिर जमात ये भी डिसाइड किया है कि पहले जमात सिलेक्टेड हल्कों पे इलेक्शन पे जाती थी, लेकिन अब जमात ने डिसाइड किया है कि कौमी और सूबाई असम्बली की तमाम सीटों पे जमात के उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। अच्छा, ताकि तमाम उम्मीदवार खड़े करेंगे तो पता चलेगा किस हल्के में हमारे कितने वोट हैं और जमात का कोई वोट भी वो ज़ाया ना जाए, वो बल्कि जमात का जो निशान तराजू है उसको मिले, और ये जमात ने डिसाइड किया है। तो इसलिए इस तरह जमात की पूरी प्लानिंग है कि किस तरीके से हमने ये टारगेट अचीव करके और उसका फिर और ये बाकी जो मामला है, अभी 12 मार्च को फैसलाबाद में जमात का जलसा आम हो रहा है धोबीगढ़ ग्राउंड में, जिसमें मोहतरम सराजुल हक साहब आ रहे हैं, उस सिलसिले में प्लानिंग जारी है। और ये सारे मुख्तलिफ नौयत के जो प्रोग्राम हैं इसी सिलसिले में जारी हैं ताकि अवाम को जमात को जो है वो एक अवामी जमात बनाया जाए। अंदाजन कितनी अवाम होगी सराजुल हक का जो 12 तारीख को जलसा होने जा रहा है उसमें? देखिए जी, हमारी तो पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह धोबीगढ़ का ग्राउंड भरें और फैसलाबाद में जो यादगार 1-2 जलसे हुए हैं उससे बराबर हम जलसा जरूर करेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह ताला। तो ये कहा जा रहा है कि फैसलाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा किया जाएगा जमात इस्लामी की तरफ से। जी, ये बहुत बड़ी बात है। इस हदफ को कंप्लीट कर पाएंगे आप? इंशाल्लाह कोशिश है जी हमारे। असल में आप देखें कि जमात की एक हिस्ट्री है कि जमात के कारकुनान ने जिस चीज़ को तरजीह बनाया है और वो टारगेट अगर उसकी तरफ चल पड़े तो वो टारगेट हासिल किया है। बड़े बड़े जमात ने, अगर जमात जो है उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जब रूस के खिलाफ जद्दोजहद हो रही थी उसको टारगेट बनाया, तो वहाँ पे भी आप देखते हैं। अगर जमात ने कश्मीर के इशू को बनाया, और ये आपको पता है जो 5 फरवरी वाला जो जमात के साबका जो कायद थे मोहतरम काजी हुसैन अहमद साहब, उन्होंने सबसे पहले अनाउंस किया था और उसके बाद फिर हुकूमतों ने 5 फरवरी को यौम कश्मीर दिया। इस तरह जब जमात ने कभी सैलाब ज़दगान की मदद किया तो जमात सबसे आगे रही है, अगर ज़लज़ला ज़दगान की मदद किया तो जमात सबसे आगे रही है। कोरोना आया था उसमें जमात का जो शोबा खिदमत है उसने जो खिदमत की है तो पूरे पाकिस्तान पे उसको ओन भी किया गया और अप्रिशिएट भी किया गया। तो तौर पर असल ये थी कि इससे पहले जमात के कारकुनान या जमात ने कभी भी इलेक्शन को अपनी पहली तरजीह नहीं बनाया था, लेकिन ये पहला मौका है कि जमात ने और जमात के कारकुनान ने इलेक्शन को अपनी पहली तरजीह बनाया। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जब ये कारकुनान ने इसको तरजीह बना लिया तो ये टारगेट इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे। अच्छा, इंतजामिया की तरफ से जलसे की इजाज़त आपने ले ली है या लेनी है अभी? असल में सियासी जमातों की तरफ से इंतजामिया को क्या लेटर भेज दिया जाता है, तो लेटर भेजने का मतलब यही होता है इजाज़त दे दें, वरना ज़ाहिर है कि हुकूमतों की तरफ से इजाज़त का तो लंबा प्रोसेस होता है, उनकी कोशिश यही होती है कि इजाज़त ना दें। तो हमने इंतजामिया को इन्फॉर्म कर दिया, DC को भी लिख दिया है,
सीपीओ को भी भेज दिया कि हम जलसा कर रहे हैं, तो बाकी इजाजत देंगे तो ठीक है, ना देंगे जलसा तो फिर भी होना ही है। जलसा फिर भी होगा, इंशाल्लाह। लेकिन कोविड की वजह से बड़ी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा रही हैं। उस कोविड के वो सारे इंतजाम करेंगे ना जी, जमात के पहले भी जलसे हुए हैं, जमात तो इस सिलसिले में बड़ी मुनज़्ज़म है। और उन्होंने कोविड के दिनों में आपको पता भी है कि हमने मसाजिद के अंदर, सरकारी दफातर के अंदर, थानों के अंदर, गिरजाघरों के अंदर जमात के कारकुनान ने वहाँ पे स्प्रे किया कोविड के खिलाफ, और लोगों में मास्क तकसीम किए हैं, सैनिटाइजर तकसीम किए हैं, राशन तकसीम किया है, तो वहाँ पे भी वो SOP का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अच्छा, ये कहा जाता है कि किसी भी इलेक्शन को जीतने के लिए उसमें यूथ का किरदार बड़ा अहम होता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जाता था कि वो यूथ की वोट की ताकत से ही वजूद में आए। यूथ कहाँ पे स्टैंड करती है आपकी पार्टी? ये इसमें बड़ा अहम आपने सवाल किया। देखिए, इससे पहले भी जमात की जो एक स्टूडेंट तंजीम है इस्लामी जमीयत तलबा, वो आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ी पॉपुलर तंजीम थी जब स्टूडेंट इलेक्शन होते थे, और पूरे चारों सूबे के अंदर थी। बाकी जो तंजीमें थी वो कोई एक यूनिवर्सिटी था, कोई एक कॉलेज था, कोई एक शहर था, कोई ज़्यादा से ज़्यादा एक सूबे तक महदूद थी। लेकिन इस्लामी जमीयत तलबा वो पूरे पाकिस्तान के तलबा की नुमाइंदगी करती थी, हत्ता कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी। अब भी इस्लामी जमीयत तलबा सबसे बड़ी कुव्वत है। अच्छा, इसी चीज़ को महसूस करते हुए अब जमात इस्लामी ने अपना अलहदा से एक विंग बनाया जिसका नाम जमात इस्लामी यूथ रखा गया है, और उसकी भी एक तो जमात की हम यूनिट साजी कर रहे हैं, उसके दौरान का तयन महल्ले की बुनियाद पे कर रहे हैं, और उसके पैरेलल हम यूथ का भी ऐसे ही कर रहे हैं। और बल्कि यूथ जो है इस काम में हमसे आगे है, यूथ के भी हम कन्वेंशन कर रहे हैं, उनके भी ये तंजीम साजी उसके दौरान का ये सारा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि यूथ की भी बहुत बड़ी तादाद पहले से लिए तंजीम साजी कर चुके हैं आप शहर के अंदर? कर रहे हैं। मतलब जमात की जितनी तंजीम साजी हो गई है उससे ज्यादा यूथ की तंजीम साजी हो गई है। अच्छा, वाहिद जमात आपकी मैंने देखी है कि वक्त से पहले ही लॉर्ड मेयर का कैंडिडेट जो है वो मुंतखब कर लिया गया है बल्दियात के लिए, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये मैं समझता हूँ कि जमात ने ठीक किया ताकि वो लॉर्ड मेयर का कैंडिडेट जो है टाइम आने पे लोगों को पता भी चल जाए और मुतहर्रिक होकर काम भी करे, और एक पूरी टीम फिर जैसे अब मेरी जमात के अंदर जिम्मेदारी यही है कि सियासी कमेटी के हवाले से ये बल्दियाती नुमाइंदे और बाकी जो लोग हैं उनको तैयार करना। लॉर्ड मेयर अपने तौर पे काम करेगा, जो जमात के महबूब भट्ट साहब हमारे मेरे ज़िले हैं वो अपने बाकी तंजीमी काम करते हैं, तरबीती काम करते हैं, ये पूरा टीम वर्क होता है, सारे मिलकर काम करते हैं। और इसके अलावा अगर आम इलेक्शंस की बात की जाए, हर हल्के से आपका हर हल्के से कैंडिडेट UC लेवल पे खड़ा किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और लेकिन मेयर का जो इलेक्शन होगा उसके लिए तो बराह रास्त अवाम जो है वो वोट कास्ट करेगी, तो आपको क्या नजर आता है कि कितनी पॉपुलैरिटी है, चांसेस हैं? ये जब पहला मरला कंप्लीट हो जाएगा ना जी, जो नेबरहुड काउंसिल का या विलेज काउंसिल का जो पहला मरला है, तो उसमें सारे नतीजे सामने आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि जमात इस्लामी की क्या कारकर्दगी। उसी बुनियाद पे फिर अगला जो इलेक्शन होगा, जाहिर है वही लोग जिन्होंने महल्ले की बुनियाद पे इलेक्शन में हिस्सा लिया होगा, तो वही लोग आगे हमारे लॉर्ड मेयर के उम्मीदवार की सारी कंपेन भी करेंगे। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इस मौजू पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनाब, आज का सवाल हमने जो आपसे पूछा था वो ये था कि शहर फैसलाबाद का नाम किस शख्सियत के नाम पे रखा गया, तो इसका जवाब था शाह फैसल हैं, जिनके नाम पे फैसलाबाद को लायलपुर से फैसलाबाद का नाम रख दिया गया। तो इसका जवाब जिन्होंने दिया, इकरा उनका नाम है, तो इकरा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बायमला की तरफ से आपने गिफ्ट हैम्पर जीता है। आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारे साथ मियाँ ताहिर अयूब मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। मियाँ साहब, क्या कहेंगे आप आने वाले इलेक्शंस के अंदर? अगर बात करें तो बल्दियात का तो कहा जा रहा है कि इलेक्शंस होंगे, लेकिन दूसरी जानब बहुत सारी सियासी जमातों की तरफ से ये भी तो कहा जा रहा है कि ये मुद्दत नहीं पूरी कर पाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है, आप इससे मुत्तफिक हैं? असल में अगर तो हुकूमत की कारकर्दगी की तरफ देखा जाए तो फिर तो यही लगता है कि बैड गवर्नेंस की इंतहा है, और सरकारी इदारों के अंदर जो रिश्वत के और सिफारिश का कल्चर था वो पहले से बढ़ चुका है। तो अगर ये चीज़ देखें तो फिर तो यही नज़र आता है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन की APDM की कारकर्दगी है, जिस तरीके से वो अपना हुकूमत के खिलाफ एजिटेशन कर रहे हैं, उनको भी वो अवामी पजीराई अभी तक नहीं मिल सकी जो अवामी पजीराई किसी हुकूमत को हटाने के लिए होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ऐसे ही लड़खड़ाते जो है
वो अपनी हुकूमत मुद्दत पूरी कर ले। और या शायद ये भी हो सकता है कि जो साबका दवार में रहा है, पहले जो 5 साल थे उसमें पार्लियामेंट ने अपनी मुद्दत पूरी की थी, लेकिन वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके थे। यानी यहाँ पे चांसेस तो मौजूद दूसरी हैं। मरतबा भी ऐसे हुआ कि नवाज शरीफ अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके, यहाँ पे भी ऐसा चांस हो सकता है और ये बातें भी आ रही हैं। आपको क्या लगता है अगर इमरान खान उतरते हैं तो कैंडिडेट कौन हो सकता है वजीर आजम? मेरे ख्याल में फिर कोई जॉइंट कैंडिडेट ही होगा जिसमें पार्टियों के ग्रुप शामिल होंगे, जिसमें पीटीआई का भी ग्रुप शामिल हो सकता है, जिसमें बाकी जो दीगर पार्टी उनके भी ग्रुप शामिल, इस तरह के कोई गवर्नमेंट शायद उस तरह हम चले। बल्दियात अगर बन जाता है तो उससे शहर फैसलाबाद को क्या फायदा पहुंचेगा फौरी तौर पर? एक तो लोगों के बहुत से मसाइल देखे, फैसलाबाद शहर के अंदर जो बल्दियात के अंदर आता है, एक तो इंक्रोचमेंट आती है। अब आप देख लें कि इंक्रोचमेंट की इतनी ज्यादा इंतहा है कि मेन रोड पे गुजरना भी मुश्किल हो चुका है। मतलब 8 बाजारों के अंदर तो आप गुजर ही नहीं सकते, लेकिन जो मेन रोड है किसी रोड पे भी आप चले जाए वहां पे भी नहीं गुजर सकते। इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि कारपोरेशन का अमला जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रोचमेंट करवाता है, फिर मंथलियां इकट्ठी करता है। ट्रैफिक के बहुत से मसाइल है कि ट्रैफिक के जो सिग्नल है उसको बुनियादी तौर पे कारपोरेशन देखती है, लेकिन जगह जगह ट्रैफिक के सिग्नल नहीं है। सफाई का इंतजाम बेहतर हो जाएगा, ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो जाएगा, और फिर ये पैच वर्क सड़कों के जो सड़कें टूटी फूटी हैं ये बेहतर हो जाएंगे, स्ट्रीट लाइट का बेहतर हो जाएगा। ये सारे अगर बल्दियात आ जाए तो फैसलाबाद को तो मैं समझता हूँ कि खासी हालत बेहतर हो जाएगी। खासी हालत बेहतर हो जाएगी, लेकिन बल्दियात होता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा। ये हो ही जाए तो बेहतर है, लेकिन अभी तो कमिश्नर फैसलाबाद हैं जो कि इसके रुए रवा हैं। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? फिलफोर बहुत सारी कार्रवाई जो करने की जरूरत है। यही मैं उनको कहता हूं कि वो भी कमिश्नर ज़ाहिर उसके पास बड़े इख्तियारात होते हैं, और फैसलाबाद की साबिका हिस्ट्री में हमने 2 ऐसे अफराद देखे हैं। एक तस्लीम नूरानी साहब यहाँ पे कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने मतलब इस तरह के बोल्ड स्टेप लेके काम किए हैं कि आज तक लोग उनको याद करते हैं। और उसके बाद डीसीओ फैसलाबाद नसीम सादक साहब रहे हैं, उन्होंने आज बहुत से काम किए जिनको भी आज तक लोग याद करते हैं। तो मेरे ख्याल में डीसीओ फैसलाबाद को, चूंकि ये जो डीसीओ और कमिश्नर होते हैं ये सीएसएस अफसरान होते हैं, तो जहां भी जाएंगे इन्होंने कमिश्नर और डीसीओ जाके लगना है। इनको ऐसा नहीं है, तो इनको बोल्ड स्टेप लेके ये जो मसाइल अवाम के हैं, इंक्रोचमेंट का है, ट्रैफिक का है, पार्किंग के मसाइल हैं, सफाई का है, ये सारे इनके अंडर ही हैं। लेकिन कहा जाता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा है ये इनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं मानना चाहिए और बोल्ड स्टेप लेके ये काम करने चाहिए। अगर ये ऐसे काम करेंगे तो फैसलाबाद के शहर इनको मुद्दत तो याद रखेंगे। क्योंकि अगर ऐसे काम अभी जैसा कि नॉर्मली चल रहा है, इससे थोड़ा हट के काम करने की ज़रूरत है, और जैसे आप कह रहे हैं कि बोल्ड स्टेप लेने की ज़रूरत है, उससे ही मामला बेहतर हो सकेंगे। तो जनाब हमारी आज की डिश तैयार हो चुकी है, तेरियाकी चिकन विद गार्लिक राइस। बड़ा ज़बरदस्त जो है वो बहुत खूबसूरत अरोमा इसका पूरे स्टूडियो के अंदर आ रहा है। तो जनाब ये तो थी हमारी डिश, लेकिन इसके साथ साथ हम आज आपको एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। फैसलाबाद कचहरी बाजार के अंदर पाकिस्तान मॉडल स्कूल है, उसके अंदर एक गुरुद्वारा मौजूद है। उस गुरुद्वारे के ऊपर सिकंदर जुल्करनैन जो है उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई। आपको वो डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत शुक्रिया आपका आज के शो में आने के लिए। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।